आप लोग को वॉइस मिल रहा है बढ़िया से? यस सर। ओके। तो अब हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछिएगा, क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा। देखिए, कल आपको बता कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो 3 चरणों में था। पहला चरण क्या था? उदारवादी चरण था। दूसरा जो चरण था उसे उग्रवादी चरण कहते हैं। और तीसरा था गांधी युग, गांधी चरण कहा जाता है, गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो पहला हेडिंग डालिएगा आप, उदारवादी चरण। इसका समय लिख लीजिएगा 1885 से लेकर 1905 तक। इसको उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जितने भी नेता थे उनका जो विचार था उदार था। मतलब अंग्रेजों से प्रत्यक्ष रूप से क्या है, बैर नहीं रखते। बैर मतलब दुश्मनी नहीं रखते थे, बल्कि उनके साथ मिलकर चलते हैं। कि देखिए, अगर आप अपने दुश्मन के साथ भी क्या होता है, बातचीत करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आप क्या है, उदार है। अगर आप अपने दुश्मन के साथ क्या है, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। जब भी देखते तो शुरू हो जाता लड़ाई झगड़ा या मार पीटने उतर आ जाता है, तो उसको उग्रवादी कहते हैं। और गांधीवादी तो अलग है, उनका नेचर अलग है। तो यहाँ के नेता क्या था, उदार थे। मतलब क्या है, अंग्रेजों से क्या प्रत्यक्ष रूप से कभी क्या है सामना नहीं करते थे, उनका विचारों का प्रत्यक्ष विरोध नहीं करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते थे। देखिए, सांकेतिक रूप से विरोध करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली उनका क्या है, कभी विरोध नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने हद को जानते थे कि इनके पास उस समय शक्ति नहीं था, जनशक्ति नहीं था। भाई जनशक्ति नहीं होगा तो कैसे? अभी देखिएगा, इसका एक अच्छा सा उदाहरण, अभी ध्यान देखिएगा। अभी देखिए, राहुल गांधी ने क्या है, भारत जोड़ो यात्रा किया। उससे पहले देखिए राहुल गांधी का क्या होता है, जनाधार कितना कम था। लेकिन भारत यात्रा करने के बाद जब उनके पास जनाधार आया, तो देखिए उनका क्या होता है, ग्राफ कितना हाई हुआ। तो जन जो लीडर होता है, तो उनके पीछे अगर जनता नहीं होगा तो लीडर लीडर नहीं रह जाता है। समझ लीजिएगा, जनता जिसको चाहता है वही क्या होता है, लीडर होता है। जनता के बीच में जो जन समर्थन होता है उसी से लीडर बनते हैं। यानी मास मूवमेंट जो होता है वो जनता पर निर्भर करता है कुल मिलाकर। तो इस समय जनता क्या होता है, इनके साथ थे। क्यों नहीं साथ थे? एक तो जनता में क्या था, राष्ट्र के नाम पर क्या था, लोगों में कोई जागरूकता, कोई उत्साह नहीं था। दूसरी बात है कि ये जो लोग थे ना, ये क्या है, कुछ एलिट क्लास के लोग थे। अधिकतर लोग एलिट मतलब उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे। सब क्या है, अपने अपने जो व्यवसाय करते थे उसमें अच्छे कमाते थे। आम जनता से क्या होता है, उतना उनका उठना बैठना नहीं होता था। ये लोग कहीं बैठते थे तो अंग्रेजी शराब पीते थे। मतलब शराब क्या होता है, अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजी गाड़ी में चलते थे, कोट पैंट पहनते थे। तो अब बताइए, जब ऐसे कोई व्यक्ति कोट पैंट पहन के अगर भाषण देगा, आज की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात बोल रहा हूँ, तो दिक्कत आज भी देखिए हमारे देश में इतना बदलाव हो गया है। लेकिन जब भी कोई भाषण देने आते हैं नेता, तो खादी से, अधिकतर खादी या सफेद कुर्ता पाजामा पहन के ही आते हैं। कोट पैंट पहन के क्या है, वोट मांगने के लिए बहुत ही कम लोगों को देखे होंगे आप लोगों ने भारत में। चाहे वो कहीं बाहर जाए या कहीं अपने पार्टी में वो पहन के आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो तड़क भड़क वाले है। फिर भी क्या है, जब चुनाव में जाते हैं तो भी क्या होता है, हमारे देसी कपड़े पहन के ही जाते हैं। तो इसका भी क्या है, एक इफेक्ट होता है। तो ये लोग भी क्या है, देशी से उतना जुड़े हुए नहीं थे कुल मिला के। देशी से क्या है, उतना जुड़े हुए नहीं थे। देखिए, इसमें कौन कौन से मुख्य नेता थे, इस इसमें नेता कौन कौन से थे? पहला है दादा भाई नौरोजी। नेता हमेशा पूछते हैं, दादा भाई नौरोजी, यानी उदारवादी नेता की बात बोल रहा हूँ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये मुख्य नेता थे, समझ लीजिए। ये लोग क्या था, इस ग्रुप के मुख्य नेता थे। इनका मांग क्या था, ये कैसे अपने मांग को रखते थे, ये प्रतिवेदन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, शिष्टमंडल के माध्यम से अपने मांग को रखते थे। डेलीगेशन से कहते हैं, इनके माध्यम से अंग्रेजों के मांग को रखते थे। लेकिन इनके मांग पर उतना ज्यादा क्या है, तजव्वुज, मतलब उतना ज्यादा बढ़ियाता नहीं जाती दी जाती थी। फिर भी बहुत सारे चीज है जहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को सफलता मिला है। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज एकदम सफलता नहीं, कोई भी पेड़ को बढ़ने के लिए उसका नींव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पूरे हमारे नेशनल मूवमेंट के क्या है, तो नींव थे, फाउंडेशन थे। तो इनके योगदान को अब तक नकार मत कीजिएगा, ये नकारना नहीं चाहिए। चाहे इनके जो चरण था, ये जो चरण है, इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिला, ये अलग बात है। लेकिन एकदम सफलता नहीं मिला, ये गलत कहना गलत है। सफलता मिला है, जैसे देखिए इनके दो तीन सफलता बहुत इंपॉर्टेंट मिला है। एक तो क्या है कि इनके कारण, मेनली खास सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विरोध के कारण क्या हुआ था कि जो सिविल सर्विस में इन्होंने, अंग्रेजों ने एज कम कर दिया था, 19 साल कर दिया था, उस एज को बढ़ाना पड़ा। दूसरी बात, दादा भाई नरोजी क्या थे, और दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान यह है कि ये विधानसभा में जाके आर्थिक, यानी अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का विरोध किया। जैसे आपको दादा भाई नौरोजी का बात बताया था कि इन्होंने क्या है, वेल्थ ड्रेन थोड़ी दिया था। तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उनको इन्होंने किया है। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे कोई। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ सर, ये जो उस समय सिविल सर्विस थी, तो क्या उस समय अंग्रेज लोग ही इसको कंडक्ट करते थे? देखिए पहले तो अंग्रेजी थे, जितने भी थे अंग्रेज थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे क्राउन का शासन हुआ नहीं, 1858 के बाद एक एक्ट आया था, 1860 का एक्ट, उसमें भारतीयों को भी क्या है, सेलेक्ट होने का, मतलब उनको परमिशन दिया गया था। जब तक वो कंपनी का शासन था, तब तक भारतीयों को प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए आपको बताना कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर, आपको कल बताया था कि वो सबसे पहले आईसीएस ऑफिसर थे भारत के, मतलब इंडियन। तो वो भी क्या 1867 में बने थे, मतलब 1860 में एक एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम। उस एक्ट के बाद भारतीयों को भी क्या है, लेकिन उस समय एज कम था, उस समय 21 साल में सिविल सर्विस का क्या हाईएस्ट एज था। अब तो भारत जैसे परिस्थितियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको 21 साल में एक यूरोपियन भाषा को भी जानना और इन गणित विज्ञान को भी जानना बहुत दिक्कत। आज देखिए हमारे सिविल सर्विस का जो एज है ना, वो 26 वर्ष करने या 25 वर्ष करने की बात चल रहा है, जो यूपीएससी वाला है। इसलिए करने की बात चल रहा है क्योंकि जैसे युवा लोग आएंगे तो उनमें जो नए नए जो बनते हैं ना, उसमें थोड़ा सा नैतिकता रहता है। लेकिन जो घिस पिट जाता है, उसमें नैतिकता खत्म हो, वो भी चालबाज बन जाता है। इसलिए जो देखिए नए नए जो ऑफिसर बन के आता है, उस समय बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन जब क्या होता है, वो भी जान जाता है कि व्यवस्था ही कुछ ऐसा है, फिर वो बिगड़ जाते हैं। तो ये बात है। लेकिन क्या काम क्यों नहीं कर पा रहे, काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो गांव के लोग, अब मान लेते कि पहाड़ में कोई एक कॉलेज है, पहाड़ के लोग का भी अधिकार है ना कि वो भी यूपीएससी दे और सेलेक्ट होके निकले। अब बताइए पहाड़ में एजुकेशन का स्तर कैसा है, या मान लीजिए बिहार जैसे प्रदेश में क्या होता है, 5 साल से पहले ग्रेजुएट नहीं हो पाते। 3 साल का कोर्स वहाँ पे 5 साल चलता है। तो बताइए वहाँ पे 24 साल में कैसे प्रिपरेशन करके और सिविल सर्विस निकल पाएगा, अगर जो अच्छा घर का नहीं होगा, वहाँ के लोकल जो गरीब घर के लड़के होंगे, उनका भी तो फंडामेंटल राइट बनता है कि वो भी सिविल सर्वेंट बने।
तो बहुत सारे इसमें दिक्कत है। उसके बाद देखिएगा जो अभी एक नियम आया कि जो आईआईटीएन है, जो एमबीबीएस वाले हैं, उसको सिविल सर्विस में उसकी जो परसेंटेज है उसको कम करने की बात की गई है। क्यों कम कर भाई, जब उनको इतना अच्छा शिक्षा मिला है, आईआईटी से आपने किया है, तो और एक बच्चा है जो आर्ट्स से क्या है बीए करके जब जाएगा तो उसका मुकाबला कैसे हो सकता है। तो असमान तो है कहीं ना कहीं। तो ये सारे असमानता। और दूसरी बात है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल करने वाले होते हैं, अधिकतर जो स्टूडेंट होता है वो जो क्या कहते हैं, एक होता है भावनात्मक समझ, उसमें बहुत कम होता है, यानी सोशियोलॉजी वाला पकड़ कम होता है। क्योंकि मशीनी और ये चीज उनका नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन ये काम नहीं कर पाते। इसलिए आप लोग देखे होंगे जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं वो सोशलिस्ट नहीं बन सकते, सोशल मतलब सामाजिक नहीं बन पाते। जो बहुत बड़े पढ़े लिखे होते हैं वो समाज के साथ चल नहीं पाते, क्योंकि उनका सोच और समाज के सोच में बहुत अंतर होता है। मान लेते कोई आईआईटी टॉपर है और वो आईएएस बन गया, तो गांव में बताइए एक झोपड़ी में रहने वाले लोगों से वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा। इसके लिए उनको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, वो लोगों से उतना कनेक्ट नहीं कर पाता। और भारत में देखिए अब क्या है, अब डेवलपमेंट करने का क्या है, जो गरीब है उनको ऊपर लेना है ना। अब जब गरीब से बातें नहीं कर पा रहे, उनके समस्या को जान नहीं पा रहे, उनके क्या है प्रॉब्लम क्या है ये नहीं समझ पा रहे, तो सिविल सर्वेंट बन के करेंगे क्या। केवल पैसा कमाना है तो भाई, केवल पैसा कमाना है तो और भी बहुत सारे तरीका है पैसा कमाने का भाई। अगर आप अपने जिस जॉब कर रहे हैं उसके साथ अगर आप ईमानदार नहीं, देखिए अभी आपको बताया था कि क्या है कर्तव्य धर्म की बात आता है भाई, सिविल सर्वेंट का भी तो अपना एक धर्म होता है, जो उनको कोड ऑफ कंडक्ट करते हैं। जब उनको भी क्या होता है शपथ पत्र दिया जाता है, जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनको भी एक शपथ पत्र दिया जाता है कि आप इसके अनुसार काम करेंगे। तो वो अलग बात है, को राजनीति के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वो अलग बात है, अपने व्यक्तिगत जाति धर्म के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए बहुत सारा समस्या है इंडिया में, तो उसको समझिए। तो ये लोग क्या है, उतना विरोध तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या है कर पाए, कि कुछ हिसाब से कर पाए थे। उसके बाद इन्होंने 1892 में पहले जो नगर पालिका इलेक्शन करवाने में भी इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। पहले हाथ में इलेक्शन ही नहीं होते, इन लोगों के दबाव के कारण क्या है 1892 में पहली बार नगर पालिका का इलेक्शन भी हुआ था। तो ऐसे नहीं कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन उतना बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पाए। तो ये थे क्या है उदारवादी चरण। तो इसमें मेन क्या है, इन नेताओं के नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो ये पहले चरण देखिए, और इसी में क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। अब आते हैं दूसरे चरण में, यानी सेकंड चरण क्या है उग्रवादी चरण। यह है 1905 से लेकर लगभग 1920 तक माना जाता है। कई कई 17 भी लिखा रहता है, लेकिन 20 तक माना जाता है। ये जो उग्रवादी है, उग्र मतलब एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। देखिए इसमें क्या था कि जो उदारवादियों के नीति से बहुत सारे जो युवा थे वो असंतुष्ट हो गए। अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ही त्वरित निर्णय चाहते हैं। आप देखिएगा उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर है, ग्वाल देवता के मंदिर है, जिनको कहीं न न्याय मिलता है उनके वहां जाके न्याय करते हैं। या आप लोगों ने सुना था गया एक जगह है, मानते थे कि पहले वहां पे जाए किसी के नाम पे पिंड कर दो उसकी मृत्यु हो जाता था। तो ये थोड़ा सा त्वरित निर्णय वाला काम होता है। जैसे मान ले कोई काम नहीं होता तो गोला देवता के पास जाए और उसके नाम पे कुछ कर दे और उसका खत्म हो जाए, न्याय देव, जिसको न्याय के देवता कहते हैं। तो इन लोगों का मानना था कि जो उस समय के लीडर थे उन लीडरों से ये असंतुष्ट हो गए थे, कि उन लीडर धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ मिल रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन क्या है कुछ बड़ा ठोस काम नहीं कर पा रहे। तभी क्या है कि कुछ लोग क्या है जो त्वरित निर्णय चाहते थे, बहुत ही जल्दी लेना चाहते थे, उन लोगों का उदय हुआ जिसे उग्रवादी कहते हैं। और इस उग्रवादी गुट का या चरण का जो मेन उदय है 1905 में हुआ था। क्यों हुआ था समझिएगा, कि 1905 में अंग्रेजों ने क्या बंगाल का विभाजन कर दिया था। क्या कर दिया था 1905 में, बंगाल विभाजन कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये मेन टर्निंग पॉइंट था। कब क्या था 1905 में। क्यों किया था पहले समझिएगा।
क्योंकि 1900 ईस्वी से के आसपास बंगाल में बहुत सारे क्रांतिकारी गुट उत्पन्न होने लगे थे, रिवोल्यूशनरी गुट ग्रुप। वो क्या है, सरकार को हर जगह से घेरने लगे। और दूसरी बात है कि बंगाल में पहले मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो यहाँ पे क्या है, एक जन चेतना की आहट होने लगी। जन चेतना, जिसको मास मूवमेंट कह सकते हैं। तो अंग्रेजों ने देखा कि अगर बंगाल को हम विभाजित कर दे तो बंगाल में एकता में जो शक्ति है, जो जन आंदोलन उभर रहा है, वो जन आंदोलन वितरित हो जाएगा। देखिए पहले जो बंगाल था ना, बंगाल में क्या क्या था पहले समझ लीजिएगा। बंगाल में पहला था बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है आज का। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा। इन सभी को मिला के क्या था, बंगाल था। अब ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। देखिए इसमें क्या था, पहले भाषा के आधार पर देखिएगा, ये दो क्षेत्र है ना, ये जो लोग बांग्ला बोलते थे, बांग्ला भाषी थे। इसे देखिएगा, लोग बोलते हैं बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान कहा जाता है। कि बांग्ला का जो कल्चर है वो भाषा के आधार पर है। समझिएगा, बांग्ला का जो कल्चर है वो धर्म के आधार पर नहीं है। समझ लीजिए बातों को। क्योंकि वो आप किसी को अगर बंगाल से आते हैं ना, तो उसको पहले बंगाली कहा जाता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो भाषा के आधार पर उनको जाना जाता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये यहाँ पे लगभग क्या था, बांग्ला कम बोले जाते, अधिकतर क्या था यहाँ पे हिंदी बोले जाते हैं। केवल उड़ीसा को छोड़ के, उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी बोले जाते हैं। ठीक है, पहले तो भाषा के आधार पर क्या था, ये अंतर था। तो और देखिए दूसरी बात देखिएगा, ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पे जो अधिकतर पॉपुलेशन था वो था मुस्लिम। और इन चारों जो जगह है, यहाँ के अधिकांश पॉपुलेशन था हिंदू। पश्चिम बंगाल ऐड है इसमें, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में अधिकांश क्या थे, हिंदू थे। लेकिन क्या है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा बांग्ला नहीं बोलते थे। समस्या देखिए, तो अंग्रेजों ने एक चाल चलाया कि भाषा और धर्म के आधार पर क्या है, बंगाल को अल्पसंख्यक कर देना। पहले है बांग्लादेश, जो उस समय तक पूर्व बांग्लादेश को पहले पूर्वी बांग्ला कहते थे और इसको पश्चिमी बांग्ला। तो उन्होंने पूर्वी बंगाल, जो आज जो बांग्लादेश है ना, उसको पहले से ही 1905 में अलग कर दिया था अंग्रेजों ने। क्योंकि जो बांग्लादेश है, या उस समय के जो पूर्वी बंगाल था, इसको बांग्लादेश को क्या लिख सकते हैं, पूर्वी बंगाल लिख सकते हैं इसको, पूर्वी बंगाल। ये जो पूर्वी बंगाल था, समझ लीजिएगा, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो जब बंगला भाषा से जब पूर्वी बांग्लादेश को अलग करेंगे, तो एक भाषा बोलने वाले लोगों की कमी आ जाएगा भाई, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। पहली बात है कि भाई बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो बंगाली है, वो क्या झारखंड या बिहार से बात के लोगों से उतना मिलजुल नहीं सकते हैं। अब आज तो बहुत बदलाव हो चुका है। जो उस समय की बात बोल रहा हूँ, उस समय बंगाल में अगर आप जाते या उस समय की बातों का अगर सुनते, तो उसमें क्या था कि हिंदू और मुसलमानों में शादी ब्याह कल्चर में उतना डिफरेंस नहीं था। वहां पे भी हिंदुओं में भी साड़ी पहनते थे, जो मुसलमान थे वो भी साड़ी पहनते थे। केवल वो क्या है, सिंदूर वगैरह नहीं लगाते थे, ये अंतर था। लेकिन लगभग शादी वगैरह लगभग सेम सेम होता था। मतलब कल्चर के हिसाब से उतना डिफरेंट नहीं था। लेकिन क्या है, इन्होंने क्या है, बांग्लादेश या पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया और पश्चिम बंगाल को बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ कर दिया। कि पश्चिम बंगाल के जो बंगाली है वो क्या, इन लोगों से बांग्ला भाषा में कम्युनिकेशन न कर रहे। यहाँ पे हिंदी बोलने वाले का बहुमत कर दिया गया। देखिए पश्चिम बंगाल के साथ क्या कर दिया, हिंदी बोलने वाले का बहुमत कर दिया, बांग्ला बोलने वाले का क्या, अल्पसंख्यक कर दिया।
देखिए ये क्या था, इसको कहते हैं राजनीति कहते हैं, जो राजनीतिक वाले हो गए। अभी भी आप लोग देखते होंगे उत्तराखंड में भी इस तरह के बहुत सारे राजनीति होते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं वो अपने हिसाब से जाति के हिसाब से क्या विधानसभा सीटें बनाते रहते हैं और वो सब करते रहते हैं। वो आज भी होता है, राजनीति हमेशा रहेगा जब तक लोग रहेंगे। तो अंग्रेजों ने भी ये राजनीति किया। तो इससे क्या है कि जो कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के जो नेता थे या वहां पे जो उग्रवादी उठ बयान रहे थे, उनको बहुत ज्यादा धक्का लगा। धक्का ये लगा कि उनके जो विभाजन करने से बॉर्डरिंग बन गया, तो बॉर्डर का आर पार करने बहुत दिक्कत होने लगे, कम्युनिकेशन गैप होने लगे, अल्पसंख्यक होने लगे। तो इनमें सबसे क्या बंगाल विभाजन का विरोध किया। और इस विभाजन का सबसे पहला विरोध क्या है, आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सबसे बड़ा इसका विरोध किया। और जिस दिन बंगाल विभाजन का विरोध किया तो उसको रक्षाबंधन या काला दिवस के रूप में मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बंगाल। और बंगाल विभाजन क्या है, भारत का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पे बंगाल विभाजन के बाद देखिए 4 चीजों पे मोहर लगाया गया। क्या था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों का क्या है, वस्त्र नहीं, वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और स्वदेशी को अपनाना। उसके बाद खुद के शिक्षा व्यवस्था बनाना। और राष्ट्रवाद पर बल। राष्ट्रवाद पर बल, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद पर बल। तो उस समय के ये विचार इतना ज्यादा तेजी से फैला कि जो नाई थे या जो कपड़े धोने वाले धोबी थे, वो अंग्रेजों का कपड़ा धोना बंद कर दिया। नाई भी क्या, दूसरे अंग्रेजों का बाल काटना बंद कर दिया था। इतना ज्यादा इस आंदोलन का इफेक्ट हुआ। और इस बंगाल विभाजन में जो आंदोलन चला ना, ये भारत का पहला जन आंदोलन है। ये मत समझे केवल गांधी जी आके यहाँ पे जन आंदोलन किया है, ऐसा नहीं है। उससे भी पहले भारत में जन आंदोलन हुआ था, और ये भारत का पहला जन आंदोलन था, जिसको मास मूवमेंट कहा जाता है। तो बंगाल विभाजन पे जो विद्रोह हुआ, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा, बंगाल विभाजन को क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन क्या है, भारत का पहला जन आंदोलन माना जाता है। क्या माना जाता है, पहला जन आंदोलन माना जाता है। लेकिन लोगों के बहुत ज्यादा विरोध करने के बाद 1911 में क्या है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1912 में 11 में क्या है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और उन्होंने अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले आया। तो ध्यान दीजिएगा, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। विभाजन को रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। और 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले आया। क्यों, क्योंकि कलकत्ता में जो मध्यम वर्ग आंदोलनकारी बहुत ज्यादा होने लगे थे, उग्रवादी गुट बहुत हो रहे थे, तो उसका दूर करने के लिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली उस समय शांत था। कि जब मुगल बादशाह को हरा दिया गया था, उसके बाद दिल्ली में ऐसा कोई गुट नहीं था कि दिल्ली में अंग्रेजों को विरोध करता है। उस समय की बात बोल रहा हूँ। बाद में जब गांधी जी, सर हाँ बताइए। सर एक आपने पहले बताया ना 1905 में जो ये आपने बताई कि चार बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इसको इनने आपने विभाजित कर दिया बताया ना 1905 में बंगाल विभाजन के थ्रू। हम्म। आप उसका 1911 में से रद्द कैसे कर दिया, मतलब जब एक बार विभाजित हो गया है तो क्या रद्द करा ये? भाई सरकार का नीति है ना, आप मान लेते उत्तराखंड को, अब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया। कल अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार अगर मिल जाए, अगर दोनों दोबारा अगर आपस में मिल जाए, तो दोनों मिल जाएंगे, क्या कर सकते हैं आप। सरकार के विरोध के कारण हुआ। अगर अच्छा सिर्फ उत्तराखंड,
हाँ, अगर उत्तराखंड के कल लोग अगर बोले कि हम उत्तराखंड अलग नहीं चाहते, हम यूपी के साथ मिलकर रहेंगे, तो क्या कर लेंगे? जैसे देखिए उधम सिंह नगर हरिद्वार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहते हैं। तो देखिए ये सरकार का नीति अच्छा, है। मतलब फिर उस समय 1911 में डिवाइड वो उन्होंने टेंशन से हटाया, मतलब वो हाँ ऐसा ही हुआ होगा फिर। हाँ हाँ, वही है कि अभी देखिए, अभी इसको पूरा नहीं बता, पहले पूरा तो सुन लीजिए, इसके बाद बता रहा हूँ। देखिए रद्द करते कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। देखिए बंगाल विभाजन को रद्द करके क्या किया, ये भी तो जानिए, पहले सुन लीजिए क्या किया क्या। बंगाल विभाजन को रद्द करके देखिए क्या क्या। बंगाल विभाजन को रद्द करके जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल है उसको केवल बंगाल कहा गया। रद्द करने के बाद क्या हुआ देखिएगा, जो पूर्वी बंगाल था और जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल, इनको क्या, इनको एक नाम दिया गया क्या, बंगाल। अब बंगाल किसको कहेंगे आप? पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को कहेंगे। जो आजकल के जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है उसको बंगाल कहा दिया। और देखिए क्या कर दिया इसमें, उड़ीसा और उस समय झारखंड तो नहीं था, उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया। 1911 में जो मूल बंगाल था उससे क्या है, उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया। उस समय झारखंड नहीं था, झारखंड तो 2000 में बना है। बिहार को अलग कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये उड़ीसा और बिहार, ये भी क्या है, ये 1911 में बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया, ध्यान दीजिएगा। 1911 में क्या है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया। और देखिएगा और क्या हुआ, 1936 में, 1936 में उड़ीसा और बिहार को अलग अलग कर दिया गया। उड़ीसा और बिहार को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ध्यान दीजिएगा ये बहुत अलग अलग चीज है, वो ध्यान दीजिएगा। और 2000 में क्या क्या, बिहार से झारखंड अलग कर दिया। ये क्रम है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए 1911 में क्या किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को एक करके बंगाल कर दिया गया, उसको केवल बंगाल कहा गया। पहले बंगाल क्या था, पहले बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, मतलब वर्तमान के झारखंड भी था सब। लेकिन 1911 में क्या कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को मिला के बंगाल कर दिया गया। और 1936 में क्या किया गया, उड़ीसा और बिहार को अलग अलग कर दिया गया। और 2000 में क्या कर दिया, बिहार को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, बिहार झारखंड। अब समझ में आ गया क्लियर? तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल वाला जो किया गया था उसको रद्द कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। और 12 में राजधानी को परिवर्तन कर दिया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले गया, ठीक है। और कोई कंफ्यूजिंग और नहीं होना चाहिए कंफ्यूजिंग, देखिएगा। अब देखिएगा इस जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था 1905 में, स्वदेशी जो मूवमेंट चलाया गया था इसमें देखिए क्या क्या हुआ, पहले समझिएगा। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन से आंदोलन उत्पन्न हुआ, उस आंदोलन को क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में चला। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, लोगों को बोला कि विदेशी कपड़े मत पहनिए, उसका इस्तेमाल मत कीजिए, उसका किया गया। शिक्षा, देखिए इसमें क्या किया गया था, अरविंदो घोष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अरविंदो घोष, पहले उनका नाम अरविंद घोष था, बाद में अरविंदो घोष कर दिया। इन्होंने, इनको क्या किया था, उस समय नेशनल कॉलेज बनाया गया था। नेशनल कॉलेज मतलब जिन लोगों ने ब्रिटिश कॉलेज में पढ़ रहे थे उन्होंने क्या है, उस ब्रिटिश कॉलेज का बहिष्कार कर दिया गया था और स्वदेशी कॉलेज बनाया गया था, जिसको नेशनल कॉलेज कहा जाता है। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा पिक्चर देखा होगा, आप लोगों ने, गब्बर इज बैक, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नेशनल कॉलेज के बारे में आपको बताया गया था। कॉन्सेप्ट लगभग यही से लिया गया है, वो पिक्चर है उसमें हम बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट यही से लिया गया है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे इतिहास से लिया जाता है और उसको बड़ा जाता है, वो फेमस हो जाता है। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन लोग समझे तभी तो। क्योंकि नेशनल कॉलेज में क्या था कि ऐसे लोग थे जो
ब्रिटिश कॉलेज का विरोध करके वहां से अपने नाम को कटवा के स्वदेशी कॉलेज में एडमिशन करवाए। जब ब्रिटिश से वो अलग हुआ तो उनका विरोध भी क्या होगा, ब्रिटिश के प्रति होगा। तो अरविंद घोष के नेतृत्व में, अरविंद घोष भी पहले क्या आईसीएस ऑफिसर थे, समझ लीजिएगा, अरविंद घोष भी क्या थे, पहले आईसीएस ऑफिसर थे। तो इनके नेतृत्व में क्या है, इनको नेशनल यानी बंगाल नेशनल कॉलेज के क्या बनाया, प्रेसिडेंट बना, मतलब प्रेसिडेंट प्रिंसिपल बनाया गया था। और इनके नेतृत्व में नेशनल कॉलेज चलाया जा रहा था। तो नेशनल कॉलेज बनाया गया था पहले। उसके बाद स्वदेशी कला पर बल दिया गया था। स्वदेशी कला, आप लोगों ने भारत माता का पहला मूर्ति देखे होंगे, मूर्ति तो नहीं कहेंगे, फोटो, भारत माता, भारत माता। आप लोग बता सकते हैं भारत माता का पहला जो फोटो किसने बनाया था, इसी समय बनाया गया था। इससे पहले भारत माता का कोई फोटो वगैरह नहीं था। एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने सबसे भारत माता की फोटो बनाया था, अवनींद्र नाथ टैगोर। इन्होंने सबसे पहले क्या भारत माता का क्या बनाया था, फोटो बनाया था। उसमें देखिएगा एक लेडीज है, वो क्या है, मतलब साड़ी पहनी हुई है, और उसके पीछे एक शेर है जो लगभग दुर्गा माता का एक प्रतिरूप है, उसको भारत माता कहा गया है, समझ लीजिएगा। तो ये भारत माता का जो फोटो बनाया गया था इसी समय बनाया गया था, उससे पहले क्या था, फोटो के रूप में उस तो कलाकृति नहीं था। कौन अब से हाँ, बनाया था ये? ये बंगाल बनाया गया था, कौन से बंगाल सन में। में बना? हाँ, ये कौन से सन में बना होगा ये? ये 5 में बनाया, 5-6 के आसपास में बनाया गया था, उस समय जब 1905 में जब आंदोलन चल रहा था उसी समय बनाया गया था। आपको पता ना कि जो दुर्गा पूजा वाला जो ये फेमस नेशनल स्तर पे जो फेमस हुआ इसी समय हुआ। अभी बताऊंगा एक जो क्रांतिकारी। देखिए पहले क्या था, हमारे देश में विविधता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के देवता होते, उनकी आकृति अलग अलग होते थे। आजकल ग्लोबलाइजेशन के कारण सब एक जैसे होने लगे हैं, फिर भी आप देखिए नटराज भी शिव जी है, और शिव जी तो शिव जी है ही। तो भाई शिव जी तो उनके आकृति अलग अलग है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या भारत, आप देखिए, आप बताइए भारत माता का मंदिर सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, बनारस में बनाया गया था। बनारस में क्या, आप अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पे भारत माता का मंदिर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के नाम ने क्या बनाया था। उसके बाद मेघनाथ शाह का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, प्रफुल्ल चंद्र घोष का नाम सुने होंगे। उन्होंने बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री शुरू किया, प्रफुल्ल चंद्र। इन्होंने बंगाल केमिकल एसोसिएशन बनाया था, जो दवाई बनाने का केमिकल एसोसिएशन बनाया था। मतलब कुल मिला के इस आंदोलन का मेन मोटो था स्वदेशी को अपनाओ, यानी ब्रिटिश रूप से जो बनाया जाता था उसको। और इसी में बहुत सारे क्या है, खादी वस्त्र बनाने की भी बात चल रहा था, इससे क्या अपने घरों में वस्त्र बनाया जाए। और देखिए यही जो कॉन्सेप्ट है ना, गांधी जी ने यही सब कॉन्सेप्ट अपने आंदोलन में लागू किया है। ये जो स्वदेशी वाला कॉन्सेप्ट है, बाद में गांधी जी ने इसको बखूबी रूप से क्या होगा लोगों में प्रचार करवाया, और उनको सफलता और ज्यादा मिला, क्योंकि इस समय क्या था, स्वदेशी आंदोलन मेनली बंगाल में ही ज्यादा फला फूला था, बाहर नहीं जा पाया था। बाहर इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि बाहर के लोगों को उतना जागरूकता भी नहीं था, और क्या था उस समय उतने नेता भी उतने बढ़िया नहीं थे जो इनको लेके जाए। और जो उदारवादी वाला गुट था वो क्या था, स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर लेके नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो बंगाल विभाजन के कारण ये जो आंदोलन हुआ था, उनका माना था ये बंगाल का समस्या है, बंगाल के लोगों द्वारा ही समाधान कर। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में कोई घटना हुआ, तो उत्तराखंड के लोग या उनके लीडर ये बोले कि हम उत्तराखंड के लोग रहते हैं, हम अपने
समस्या को यही भी समाप्त कर देंगे, बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने नहीं देंगे। तो वो तो उदारवादी नेताओं का यही मानना था। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे उनका मानना नहीं था कि ये आंदोलन क्या था पूरे देश में फैले, लेकिन उनका चल नहीं पाया था क्योंकि उनका भी दबदबा नहीं हुआ पाता समाज में। अब देखिए उग्रवादी नेता कौन कौन थे। उग्रवादी नेता में उग्रवादी नेता में चार लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर जिसको बीजी तिलक कहा जाता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष। लेकिन अरविंद घोष ज्यादा समय तक नहीं रहे, फिर वो चले गए दर्शन शास्त्र में। तो देखिए ये तीन चार लोग हैं, लेकिन ये जो पहले के तीन है ना, इनका महत्व सबसे ज्यादा है। इनको एक नाम से जाना जाता है, बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं, बाल पाल और लाल के नाम से जाना जाता है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल ने, और लाल का मतलब है लाला लाजपत राय। तो इनको बाल पाल लाल के नाम से भी जाना जाता है। तो बाल पाल लाल से कौन जाने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष क्योंकि ज्यादा समय तक इनके साथ नहीं रहे, अरविंद घोष भी क्रांतिकारी तो थे लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। वो 1908 में क्या होगा, राजनीति छोड़ के क्या होगा सन्यासी बन गए थे। तो इसलिए उनका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उग्रवादी गुट का जो तीन स्तंभ कहा जाता है, बाल पाल लाल को, इसको याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों का जो उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व था। समझिएगा जो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ बंगाल और आपके महाराष्ट्र में, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब कैसे रहा है उसके बारे में समझिए। आप हेडिंग डालिएगा क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन समझिएगा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण हैं। एक तो 1900 से लेके 1915 तक मान लीजिएगा मेनली, और एक है 1924 से लेके 1930 तक। दो चरण की है, दोनों चरण के विचारधारा में थोड़ा सा अंतर है। पहले चरण के लोग थोड़ा सा क्या है, व्यक्तिगत उत्साही लोग थे, व्यक्तिगत मार काट करने के लिए बहुत उत्सुक। लेकिन दूसरे चरण के जो क्रांतिकारी लोग थे ना, विचारधारा थी। देखिए जब तक आपके पास विचारधारा ठोस नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाए। आप